दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और कंपनी की जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, काफ़ी टाइम से लिस्टेड है। इसका नाम है आरबीएल बैंक लिमिटेड। दोस्तों, अगर बात की जाए ऐसे बैंक की जिनमें शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, ख़ासतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट किन किन स्टॉक्स में है, तो आरबीएल बैंक उस लिस्ट में ज़रूर फीचर होगा, क्योंकि इसमें एक बहुत सडन फॉल हमें देखने को मिला है। और अब ये काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के निशाने पे है कि क्या इसमें एंट्री करनी चाहिए कि नहीं। आपको ज़रूर बता दूं कि कोरोना क्राइसिस से पहले इस स्टॉक का प्राइस वाज अराउंड 300। ये लगभग 300 साढ़े 300 का स्टॉक था, अब 131 रुपये पे है। और फिर भी बाकी कंपनीज में थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं रिकवरी आ गई, बट आरबीएल बैंक में रिकवरी नहीं आई है। इसके जो 52 वीक्स लो थे, जो 101 रुपये के आसपास थे, वहाँ से केवल 25-30 रुपये की रिकवरी आई है। और वो भी पिछले 5 दिनों में ही आई है। तो सबसे बड़े सवाल का जवाब हम निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या आरबीएल बैंक में बेसिस इसके पिछले 3 साल के फाइनेंशियल नंबर, किस तरीके के रिटर्न दे रहा है, कितना प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक है, इसके डिपॉजिट्स किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, क्या कोई नेगेटिव खबर तो नहीं है इसके लिए, टेक्निकल्स पहलुओं पर भी नज़र डालेंगे। और सबसे बड़े सवाल का जवाब निकालेंगे कि क्या आरबीएल बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आरबीएल बैंक जो पहले की रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था, बॉम्बे में बेस्ड है, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1943 को अगस्त में इसको फाउंड किया गया था। इसकी कुछ और भी सब्सिडरीज हैं, जैसे कि आरबीएल फिनसर्व लिमिटेड, आरबीएल बैंक लिमिटेड और आरबीएल एसेट मैनेजमेंट आर्म, और भी कुछ सब्सिडरीज हैं इसकी। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आरबीएल बैंक के बारे में। तो आपको मैं सबसे पहले इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ। मैक्सिमम चार्ट से हमें कुछ सेंस नहीं मिल रहा। हमारे पास जो वैल्यू दिखाई दे रही है इसकी, वो 2016 से दिख रही है 301 के प्राइस पे लगभग। 5 साल की अगर मैं चार्ट उठाऊं और 1 साल का उठाता हूं, तो मैक्सिमम और 5 साल का चार्ट एक जैसा ही है फिलहाल, जो डेटा अवेलेबल है। कोरोना क्राइसिस से पहले ये जो स्टॉक था वॉज अराउंड 316 रुपये के आसपास था, और 5 साल में रिटर्न देखूं तो लगभग 5% रिटर्न है। क्योंकि ये जुलाई में, पिछले साल जुलाई में जब 640 का था, वहाँ से गिरता गिरता ऑलरेडी 325 के आसपास हो गया था। तो एक गिरावट इसने पिछले साल ऑलरेडी फेस कर ली थी, वहाँ से ये और गिर गया। अब 100 रुपये तक गिर गया था, 131 का रह गया। तो 5 साल में लगभग 5% रिटर्न। 1 साल की बात करूँ तो फेब्रवरी की जो वैल्यू थी, उसको अगर मैं 1 साल से कंपेयर करूँ तो नेगेटिव 50% रिटर्न है। और 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो 6 महीने में दोस्तों इसने जो रिटर्न दिए हैं 2% के आसपास के रिटर्न है। इसको नेगेटिव ही मानेंगे, बिकॉज इससे अच्छे रिटर्न हमको सेविंग्स अकाउंट में मिल जाते हैं। तो निवेशकों को इसने बहुत ज़्यादा निराश किया है। हाँ, एक बात ज़रूर है, जिस निवेशक ने 2016 में एंटर करके इसको 2019 में छोड़ दिया होता, बट ऐसे छोड़ना बहुत इम्पॉसिबल सा होता है, क्योंकि ओवरनाइट खबरें आती हैं और अगले दिन गैप डाउन के साथ स्टॉक्स खुलते हैं। तो वो ज़रूर निकल गया होगा जिसने इस फेज़ में इसको छोड़ दिया होगा, उसने ज़रूर इसमें 112% रिटर्न लिए होंगे। बट ऐसे लोग बहुत कम होंगे। ऐसे लोग वो होंगे जिनको पता होगा कि आरबीएल बैंक में एक्चुअली चल क्या रहा है। बट रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे काफ़ी धोखा खाया है। तो फ्रॉम ए रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू इसने लोगों का पैसा डुबाया है। वहीं अगर मैं एनएससी की वेबसाइट पे आपको दिखाऊं इसकी परफॉर्मेंस, तो ये देखिए 131 का प्राइस दिख रहा है। 101 22 अप्रैल को इसने 52 वीक्स लो बनाए थे, यानी कि कुछ दिनों पहले की ही बात है, हफ्ते पहले की बात है। और 716 पिछले साल मई में इसके 52 वीक्स हाई थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा वेल्थ इरोड हुई है यहाँ पे। वहीं एक देखें इसकी डिलीवरी किस हिसाब से चल रही है। देखिए इस टाइम इंट्राडे ट्रेडर्स का भी इसमें बहुत सा रुझान आ गया है, बिकॉज आप देख सकते हैं 80% से ज़्यादा जो ट्रेडिंग हुई है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, वो इंट्राडे ट्रेडर्स ने की है। लगभग 4 करोड़ के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 75% हमें डिलीवरी दिख रही है, जो कि लगभग 18% है। डिलीवरी मतलब वन साइड पोजीशन, ना सेल किया तो रहने दिया, बाय किया तो उसके बाद सेल नहीं किया, तो वन साइड पोजीशन में यहाँ पे देखने को मिला है हमें कारोबार। अब अगर मैं देखूँ इसका कंपनी इन्फॉर्मेशन क्या है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, एक और बैंक जिसका प्रमोटर की होल्डिंग ज़ीरो है, पब्लिक के पास सारा बैंक है ये। इससे पहले आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक भी हमने सेम कैटेगरी में देखा, 0% प्रमोटर होल्डिंग थी, सारा का सारा पब्लिक के पास है। और क्योंकि पब्लिक के पास है तो प्लेस्ड होने का तो कुछ सवाल उठता ही नहीं।
तो आरबीएल बैंक ने इवेंचुअली अपनी सारी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेच के निकल गए और अब ये कंपनी पब्लिक के पास है। आपको इसके कुछ फाइनेंशियल नंबर्स दिखाता हूँ। इसका जो मार्केट कैप है वो है लगभग 6,700 करोड़ के आसपास। पीई रेशो जो है इसकी वो है लगभग 10.5, यानी कि बिलो एवरेज है। ये डिमांड में नहीं है स्टॉक ज़्यादा। कंपनी पिट ज़रूर गई है 600 650 के लेवल से, अब 100 रुपये 130 रुपये के लेवल पे है, बट इतना गिरने के बावजूद भी इसमें अब डिमांड कम है स्टॉक में। यही तो रीज़न है कि दोबारा रिकवर नहीं कर रहा। लास्ट डिविडेंड जो उसने दिया था वो मार्च के क्वार्टर में 2020 में दिया था। इसके आपको मैं फाइनेंशियल नंबर भी दिखाता हूँ, 16, 17, 18 और 19 के नंबर दिखाता हूँ, पिछले 3 साल में कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर बात करें टोटल सेल्स की तो 3,700 करोड़ 17 में, 4,500 करोड़ 18 में और 6,300 करोड़ 19 में। वहीं इसके टैक्स देखूं, ये देखता हूं कि टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट बच रहा है क्या। तो 17 में लगभग 4,400 करोड़ का प्रॉफिट बच रहा था, जो कि 18 में 6,300 करोड़ का बचा और 2019 में 8,600 करोड़ का बचा। तो यानी कि टॉप लाइन बढ़ती हुई देखी मैंने, बट फिर भी बहुत ज़्यादा रोबस्ट नंबर देखने को नहीं मिले। बैंक है बट सेल्स के नंबर बाकी बैंकों के मुकाबले मुझे बहुत कम दिख रहे हैं यहाँ पे, और प्रॉफिट भी वैसा ही कम दिख रहा है। एक बैंक एक पूरे साल में केवल 850 आप बोल सकते हैं करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। वहीं देखें कि क्या इसमें डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं, तो 17 में 34,000 करोड़, 18 में 43,000 करोड़ के डिपॉजिट्स और 19 में 58,000 करोड़ के डिपॉजिट। दोस्तों ये तो बहुत ही कॉमन सा डेटा है, किसी भी बैंक का उठाओगे आप तो डिपॉजिट्स बढ़ता हुआ दिखेगा। बट डिपॉजिट्स भी हमने जो दिग्गज बैंक उठाए हैं पिछले कुछ टाइम में, जिनका रिव्यू किया है, लाखों के डिपॉजिट्स हैं, मतलब 2.5 लाख के डिपॉजिट्स हैं और 50-60 हज़ार के रेशो में हर साल बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट्स बढ़ ज़रूर रहे हैं बट वो बहुत एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रहे। तो आरबीएल बैंक कहीं ना कहीं एक रीजनल आइडेंटिटी लेके बैठा हुआ है। वहीं अगर देखें कि इसके रिजर्व्स जो दिख रहे हैं हमको, वो लगभग 7,100 करोड़ के आसपास दिख रहे हैं, जो कि हल्के हल्के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको इसकी लास्ट क्वार्टरली नंबर पे लेके चलता हूँ। देखिए, इन्होंने दिसंबर का जो क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया था उसमें रेवेन्यू जो सेल्स दिखाई थी वो लगभग 2,100 करोड़ की दिखाई थी। सितंबर में भी मोरलेस सेम ही कारोबार दिखाया था, यानी सिक्वेंशली, और पिछले साल दिसंबर में 1,600 करोड़ का कारोबार दिखाया था। तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दिसंबर सही गया इनके लिए। अब वहीं अगर टैक्स इसकी बात करें कि नेट प्रॉफिट कितना है, तो 70 करोड़ का प्रॉफिट, जो पिछले क्वार्टर में 54 करोड़ का था और पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 225 करोड़ का था। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कितने ज़्यादा डिक्लाइन हो गए। कहीं ना कहीं इनको वो प्रोविजनिंग वगैरह दिखानी पड़ी होगी जिस करके इनके प्रॉफिट डिक्लाइन हुए हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं कि इनके नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट ने बहुत निराश किया है आरबीएल बैंक के क्वार्टरली नंबर देख के ऐसा लगता है, और ईयरली भी जो इनके डिपॉजिट्स हैं और सेल की ग्रोथ भी है वो बहुत ही स्लो है। और यही स्टॉक था जो 600 650 के भाव पे अवेलेबल था और अब 100 रुपये के भाव पे अवेलेबल है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 10 रुपये की पी रेशो के साथ अब ये अपने एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है कस्टमर को। पहले बहुत ज़्यादा इसकी पी रेशो हुआ करती होगी जब लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे ख़रीद रहे होंगे। आरबीएल बैंक से जुड़ी एक और आपको मैं कुछ टेक्निकल्स दिखाता हूँ, इससे जुड़ी आरएसआई पे आपका ध्यान लेके चलता हूँ। ज़रूर इसमें हमने थोड़ी बहुत परसेंटेज 2-3% बढ़ता हुआ देखा पिछले ट्रेडिंग सेशन में, बट इसमें आरएसआई भी बढ़ी। पिछले 5 दिनों से तो जो बार बन रहा है वो एक ग्रीन बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, यानी कि इसमें बढ़ रहा है इसका स्टॉक का वैल्यू। और आरएसआई भी जो पिट के बिल्कुल 28% हो गया था, यानी कि बिलो ओवर सोल्ड कैटेगरी में चला गया था, वो हल्का हल्का वहाँ पे खरीदारी आती हुई हमें देखने को मिली है, जहाँ पे और भी खरीदारी आ सकती है, बिकॉज अभी भी केवल 43 ही है आरएसआई। ये अभी भी पिछले 5 दिनों की चढ़ती हुई 30 रुपये की अपमूव के बावजूद भी आरएसआई ने कुछ 70-75 नहीं टच किया है, अभी भी ये 43 पे, यानी कि और भी आरएसआई में स्ट्रेंथ आ सकती है। और मूविंग एवरेजेस को अगर मैं देखूं तो मूविंग एवरेजेस तो नीचे की तरफ के इशारे ही कर रही हैं। अब देखिए, चाहे वो 30 डेज़ हो चाहे 90 डेज़, तीनों नीचे की तरफ इशारा कर रही हैं। आपको इससे जुड़ी कुछ खबरें भी दिखाता हूँ। देखिए, खबर ये है कि बैंक्स टू रेज अप टू 35,000 करोड़ वाया शेयर सेल। इस आर्टिकल पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक और आरबीएल बैंक फंड रेजिंग करने की तैयारी में है। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, यस बैंक भी है, इंडसइंड बैंक भी है। कुल मिला के लगभग 35,000 करोड़ रेज करने की तैयारी है शेयर्स को सेल करके, जिसमें से आईडीएफसी बैंक जो है वो लगभग 1,800 करोड़ और
जो आरबीएल बैंक है वो लगभग 2000 करोड़ जुटाने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले एक खबर जो आई थी वो ये थी कि आरबीएल बैंक फियर टू राइज इन एसएमई बैड लोन, यानी कि इन्होंने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को जो लोन बांटे हुए थे उसके एनपीएस यानी कि बैड लोन्स में कन्वर्ट होने की आशंका इनको थी। सो दोस्तों, अब सबसे बड़े सवाल का जवाब कि क्या आरबीएल बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए 5 साल पहले, 5 साल का अगर मैं चार्ट निकालूं तो कोरोना क्राइसिस से पहले ये स्टॉक लगभग 300 के आसपास था। अब ये गिर के लगभग 130 के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली यहाँ पे फॉर स्विंग ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं मीडियम अवधि के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये प्राइस 131 के प्राइस, इसमें फंड रेजिंग की खबर भी है, फाइनेंशियल नतीजे नेगेटिव नहीं हैं और इसके अपकमिंग क्वार्टरली नंबर पे भी हमको एक बार ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरीके के हैं। बट एक छोटे टारगेट के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए आरबीएल बैंक में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने जो फॉल आता हुआ देखा है इसमें वो पिछले साल जुलाई में आता हुआ देख लिया है। और हमने ये भी देखा कि इनके जो डिपॉजिट्स हैं, इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। लास्ट क्वार्टर में तो इनके प्रॉफिट घट गए ईयर ऑन ईयर। तो एक बार क्वार्टरली नंबर को ट्रैक पे आने दीजिए, वो भी लगातार 2 क्वार्टरली नंबर अच्छे आए तभी माइंड मेकअप कर पाएगा रिटेल इन्वेस्टर। बट क्योंकि ये स्टॉक जो 350 का था अभी 100 रुपये के आसपास है, 35,000 कुछ करोड़ की फंड रेजिंग की भी प्लानिंग है, तो मैं बोलूँगा कि 131 से अगर आप 200 रुपये तक के प्राइस टारगेट को भी अगर आप गन करना चाहते हैं अगले 1 से 1.5 साल के लिए, तो यहाँ से 70-80 रुपये की मूव को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। केवल तभी करना चाहिए जब हम इनके क्वार्टरली नंबर पे नज़र रखें और 2-3 क्वार्टरली नंबर हमें प्रॉमिसिंग दिखाई दें, क्योंकि उससे एक पैटर्न सेट हो जाएगा। तो आरबीएल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी निवेशक डेस्टिनेशन नहीं होगी। शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर 200 के टारगेट के लिए, एक शॉर्ट टर्म अवधि के लिए उस पर भी आप आरएसआई पे नज़र रखें। जब आरएसआई बॉटम पे आए 20-30 पे आ जाए तो फिर उसको 50-60 पे दोबारा जब तक नहीं जाता तब तक के लिए शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग इसमें की जा सकती है। तो दोस्तों, ये मेरी राय है आरबीएल बैंक के बारे में। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।